डायरेक्ट टैक्सेशन सेकंड ग्रुप का सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सर हम कितना भी पढ़ लें हमें मार्क्स आते हैं हमेशा कम, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा कोर्स ही इतना वाइड है कि हम कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। दूसरा, जो भी हम लिख के आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आज हम देखेंगे एक सर्टिफाइड कॉपी के रिव्यू के अंदर कि क्या मिस्टेक आप करते हो, क्या गलतियाँ आप करते हो जिससे आपको आते हैं कम मार्क्स। कुछ गलतियाँ जिन्हें आप अवॉइड करके ला सकते हो बहुत अच्छे मार्क्स, एग्जामिशन भी स्कोर कर सकते हो ईजिली। और मैं आपको बता दूं फ्रेंकली, मैं सच बोल रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट टैक्सेशन में अच्छा स्कोर करते हो तो यही वो सब्जेक्ट है जिसमें आप इजीली स्कोर भी कर सकते हो और अपने सेकंड ग्रुप को आराम से निकाल सकते हो। तो कुछ गलतियों को अगर आप अवॉइड करोगे और थोड़ी बहुत जिस तरह से मैं आपको टिप्स देता हूँ उस तरह से अगर आप कॉपी को लिखोगे तो श्योरली आपकी जो मार्क्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट ज़रूर होगा। तो ये कॉपी है हमारे ही एक सब्सक्राइबर की, जिन्होंने हमें मेल करके ये कॉपी भेजी है अपने रिव्यू के लिए, और उनके कंसेंट से हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो उनका नाम है अर्जुन। उनको हम बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी कॉपी हमें रिव्यू के लिए भेजी और हमने उसका रिप्लाई करके उनका आंसर देने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार फिर आपका स्वागत है सी इंडिया चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह की कॉपी रिव्यूज़ का हमने पहले भी वीडियो डाले हैं। इसका की कॉपी रिव्यू हमने डाला है, तो अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। तो अब हम शुरू करते हैं कॉपी रिव्यू। तो ये जो कॉपी है वो मई अटैम्प्ट की है, मई 17 अटैम्प्ट की। तो आप देख सकते हैं 15 मई 2017 इस पर डेट मेंशन है। और ये कॉपी का फेस पेज है जिसके ऊपर आपको मार्क्स अलॉट होते हैं इंडिविजुअली और कलेक्टिवली आपने कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस स्टूडेंट के आए हैं 59 मार्क्स, क्योंकि इनके एग्जामिशन में 1 मार्क्स कम था। इन्होंने हमें कॉपी रिव्यू के लिए भेजी और हमने देखा इनकी कॉपी में कि क्या मिस्टेक इन्होंने की है और क्या इन्होंने अच्छी चीज़ें की हैं जिससे कि आए हैं 59 मार्क्स। तो आप भी वो चीज़ें कर सकते हैं और आप भी उन मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं और ला सकते हैं अच्छे मार्क्स। और ये हैं इंडिविजुअली इन्हें कितने मार्क्स मिले हैं ईच सब्जेक्ट में। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि कौन से क्वेश्चन में इन्हें अच्छे मार्क्स मिले हैं और कौन से क्वेश्चन में इन्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में अच्छा इन्होंने लिखा था और किस तरह से इन्होंने क्वेश्चन में मिस्टेक की है जिनके कारण आए हैं इन्हें कम मार्क्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन की जो मार्किंग है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में इन्हें मिले हैं 10 मार्क्स। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इन्हें मिले हैं सिर्फ 10 मार्क्स। ये मैंडेटरी क्वेश्चन होता है। और दूसरा क्वेश्चन जो 16 मार्क्स का होता है आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन पीजीबीपी का, उसमें मिले हैं इन्हें 7.5 मार्क्स। और इसके अलावा 13, 9.5, 10.5 और 8.5 मार्क्स इन्हें मिल के चले हैं। तो सबसे कम मार्क्स इन्हें मिले हैं दूसरे क्वेश्चन में जो 16 नंबर का फुल फ्लैश क्वेश्चन होता है, और सेकंड लोएस्ट है इनके 6 क्वेश्चन में जिनमें इन्हें मिले हैं 8.5 मार्क्स। तो अब हम शुरू करते हैं कॉपी का रिव्यू कि किस तरह इन्होंने स्टार्ट की है आपके आंसर देने की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन से इन्होंने आंसर देने की शुरुआत की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6D से शुरुआत की है आंसर देने की। तो हमें सर कौन से क्वेश्चन से शुरुआत करनी चाहिए। तो पहली जो गलती इन्होंने की है वो की है क्वेश्चन का रॉन्ग सिलेक्शन। तो रॉन्ग सिलेक्शन आपको नहीं करना है क्वेश्चन का, क्योंकि अगर हम रॉन्ग सिलेक्शन कर देते हैं तो उसका इंप्रेशन हमारी पूरी कॉपी के ऊपर पड़ता है। आपको वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जिसके सारे पार्ट का आपका आंसर अच्छे से आता हो और आप उस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट हो कि आप इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो इन्होंने जो क्वेश्चन की शुरुआत की वो की क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें मिले हैं इन्हें सिर्फ और सिर्फ 8.5 मार्क्स। तो मैं कहूँगा कि इनकी जो क्वेश्चन की शुरुआत थी, क्वेश्चन सेलेक्शन था, वो थोड़ा सा हो गया गलत। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं ये कॉलम खाली है, इसका मतलब इन्होंने 6 के बी पार्ट का आंसर नहीं दिया है। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है कि आपको कोई क्वेश्चन का अगर किसी भी पार्ट का आंसर नहीं आता है तो आपको उस क्वेश्चन से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आपको उसी क्वेश्चन से शुरुआत करनी है जिसका आंसर आपको बहुत अच्छे से आता हो और सभी पार्ट का आंसर आप लिखने में एबल हों। तो सबसे पहले आप ये गलती कभी नहीं करेंगे कि उस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जहां आप कॉन्फिडेंट हैं और अब सभी पार्ट का आंसर आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने नोटिस करी वो हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के डी में। तो ये है 6 के डी का इनका आंसर। हाँ, ये है 6 के डी का इनका आंसर। तो 6 के डी के आंसर में जो हमने पहली चीज़ नोटिस करी वो था स्ट्रक्चर वे ऑफ प्रेजेंटेशन। इन्होंने 6 के डी में पूछा गया था सेक्शन 234 के जो आपके ABC आपके जो इंटरेस्ट होते हैं मैंडेटरी उनकी कैलकुलेशन। तो इन्होंने कैलकुलेशन पूरी शो करी है, यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेशन करके चली है और इन्होंने ये देखिए आप पूरी कैलकुलेशन की है 2 पेज तक। पर सबसे बड़ी गलती क्या हुई है सर, आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो वो होगी किसी प्रोविज़न के बेसिस पे। तो सबसे पहले आपको प्लान करना है स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको लिखना
लिखना है कि आप कौन से प्रोविज़न के बेसिस पे ये कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से शुरू करें तो आप कर सकते हैं, पर आपको नीचे उन प्रोविज़न का नोट्स बनाकर आपको वो पूरा प्रोविज़न आपको लिखना पड़ेगा कि वो प्रोविज़न क्या बोलता है। वो प्रोविज़न लॉ की लैंग्वेज हो सकती है, नहीं हो सकती, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको उसमें सेक्शन का नंबर मेंशन करना है। ये बीकॉम नहीं है, जी हाँ, यहाँ पे सेक्शन का नंबर आपको जहाँ तक हो सके मेंशन करना ही करना होगा, ठीक है। उसमें आपको पूरा प्रोविज़न लिखना है कि ये क्या प्रोविज़न है, किस तरह से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। उसके बाद में आपको अपनी जो कैलकुलेशन है, प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशन है, वो प्रोवाइड करके चलना है। दूसरी चीज़ जो हमने नोटिस करी वो है टेबुलर फॉर्म। अगर आप कोशिश करेंगे कि आप अपना आंसर जो प्रैक्टिकल आंसर है उसको टेबुलर फॉर्म में दें, ठीक है, आप डिवाइड करें अपनी कॉपी के पोर्शन को 2 पोर्शन में, आप में एक में पर्टिकुलर लिखना है, दूसरे में अमाउंट लिखना है, तो आपकी जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छी होगी और जो कॉपी आपकी चेक करने वाले हैं उन्हें भी आसानी होगी आपकी कॉपी चेक करने के लिए, और जहाँ सहूलियत उन्हें होगी तो आपको भी मार्क्स में सहूलियत बिल्कुल मिलेगी। तो सबसे पहले जो आपको गलती नहीं करनी है वो आपको जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा रखना है, टेबुलर फॉर्म में दिखाना है। दूसरा, अपने क्वेश्चन के आंसर को प्री प्लान करना है कि आप पहले प्रोविज़न लिखेंगे, उस प्रोविज़न के बेसिस पे आप अपना आंसर देके चलेंगे। तो इन्होंने पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया पर जो प्रोविज़न है वो नहीं लिखा, तो इन्हें मिले हैं सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में 6 की डी पार्ट में 3.5 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे की तरफ। उसमें इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है 6 का सी का आंसर। तो इन्होंने फैक्ट ऑफ द केस लिखा, बहुत अच्छे। सबसे पहले आपको लिखना है कि इस क्वेश्चन में फैक्ट ऑफ द केस क्या है, क्या ये क्वेश्चन डिमांड करता है, क्या इस क्वेश्चन में हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाए हैं या नहीं। तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने ये प्लान किया। तो ये जो इन्होंने स्ट्रक्चर रखा, सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस लिखा, तो ये मेरी तरफ से बहुत ही अप्रिशिएबल है, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा। दूसरा, इन्होंने लिखा प्रोविज़न कि क्या प्रोविज़न है, किस प्रोविज़न के बेसिस पे ये आंसर देना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने जो भी इनका क्वेश्चन समरी थी वो लिखी, देखिए आप ये देख सकते हैं। फिर उन्होंने क्वेश्चन समरी लिखी और फिर क्या कंक्लूजन इन्होंने ड्रॉ किया है ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविज़न, ठीक है, वो इन्होंने लिखा। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें मिले हैं इन्हें 2.5 मार्क्स। तो आई गेस जहाँ तक मुझे याद है ये 3 नंबर का क्वेश्चन था और इन्हें मिले हैं 2.5 मार्क्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने प्रेजेंटेशन की है। एक पेज में इन्होंने पूरे फैक्ट ऑफ द केस लिखे, प्रोविज़न लिखा, रेलेवेंट समरी लिखी एंड कंक्लूजन लिखा। तो आपको जब भी क्वेश्चन का अटैम्प्ट करना है तो आपको एक प्री प्लान हो जाना है कि मुझे किस तरह से अप्रोच करना है। आप चाहें तो सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो प्रोविज़न से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन की समरी के ऊपर, क्वेश्चन की प्रॉब्लम के ऊपर, और प्रॉब्लम को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, क्या प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में पूछी गई है आपसे, क्या सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है। उसके बाद में आप लिखेंगे कि अपना आप क्या आइडेंटिफाई कर पाए हैं, कितना आप समझ पाए हैं, और उसके बाद में आप कंक्लूज़न लिखेंगे जो कि पूरा मैच करना चाहिए आपके प्रोविज़न से बेसिस पे। कंक्लूज़न ज़्यादा आपका लंबा नहीं होगा, कंक्लूज़न शॉर्ट एंड स्वीट होगा, पर आपने जो प्रोविज़न ऊपर लिखा है उसी के बेसिस पे आपको वो कंक्लूज़न देना होगा। तो इसके आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6A में भी इन्होंने जो शुरुआत की है वो फैक्ट ऑफ द केस से की है। उसके बाद इन्होंने प्रोविज़न लिखा है और उसके बाद में इन्होंने कंक्लूजन लिख के चला है, जो कि इनके जो ऊपर वाला जो प्रोविज़न है उसी के बेसिस पे हैं। तो इसमें भी मिले हैं 2.5 मार्क्स। अगेन बहुत अच्छे मार्क्स हैं। आपको इसी तरह से वे ऑफ प्रेजेंटेशन अपनी रखनी है, और आपको जो आगे है ये 2 पेज खाली मिलेंगे जो कि इन्होंने 6 के बी पार्ट के लिए छोड़े होंगे, लेकिन वो अटैम्प्ट नहीं कर पाए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको पहला क्वेश्चन ऐसा ही होना चाहिए जिसमें आप सभी पार्ट अटैम्प्ट कर पाएँ। दूसरा, इन्होंने लिखा 6 का ए पार्ट। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कराना चाहूँगा, ये 6 का ए पार्ट इन्होंने यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 11 पे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये वापस 7 पे इन्होंने लिखा 6 का ए पार्ट। तो ये गलती हुई है इनके क्वेश्चन के जो नंबर है उसको मेंशन करने में। तो यहाँ क्वेश्चन का जो नंबर था वो था 5 का ए पार्ट, इन्होंने लिख दिया 6 का ए पार्ट। तो यहाँ हो गया आपका पूरा गलत। सर नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये डिपेंड करता है कॉपी चेक करने वाले के ऊपर। यहाँ तो इन्हें कोई नंबर नहीं मिले हैं, ठीक है, तो ये पूरा काट दिया गया है। इसके बाद में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का कि आप जो क्वेश्चन का नंबर है वो आप बिल्कुल सही सही लिख के आएँ, ठीक है। इसके बाद में आगे हम चलते हैं, इनकी कॉपी को देखते हैं आगे कौन से कोई पार्ट का आंसर दिया है। तो 5 का ए पार्ट है, उसके अंदर 3 पूछे गए थे, 3 जो आंसर है वो पूछे गए थे। तो यहाँ पे आगे इन्होंने सेकंड का आंसर दिया है। तो आपको पहली बार जब भी आप ऐसे पार्ट में आंसर दें तो आपको पूरा मेंशन करना होगा 5 का ए पार्ट और सेकंड जो है वो ये पार्ट है।
तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर जो है, आपके जो कॉपी चेकर हैं, वो काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाते हैं ये देखने के लिए कि आपने सारे पार्ट का आंसर ठीक ठीक दिया है। वरना अगर ये आपको रह जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बुलेट पॉइंट लग रहा है जो इन्होंने 2 मेंशन किया है, ये नहीं लग रहा है कि 5 का ए का 2 दूसरा पार्ट है। तो यहाँ हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो चेक होने से रह जाए। तो इस तरह की गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया है, इफेक्ट ऑफ केस लिखे हैं, एज पर प्रोविज़न, और आगे इस तरह से लिख के चला है। तो बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है ये भी, और इसीलिए इनके बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं अब तक के इन क्वेश्चंस में। फिर हम देखते हैं कि इन्हें कौन से क्वेश्चन के आंसर में मिले हैं कम मार्क्स। तो देखिए हम पहले पेज पे वापस जाएंगे और हम देखेंगे कि इन्हें पहले क्वेश्चन का आंसर जो इन्होंने किया है 10 मार्क्स का, जो 10 मार्क्स इनके जिसमें आए हैं 20 मार्क्स का था, 50% मार्क्स इन्होंने अचीव किए हैं इस क्वेश्चन में। तो इन्होंने क्या रॉन्ग किया कि इन्हें मिले हैं इतने कम मार्क्स। तो जो इसका आंसर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली होगा पेज नंबर 17-18 के आसपास, क्योंकि 11 तक हम प्रोसीड कर चुके थे। तो हम देखते हैं कि इन्होंने इसका आंसर कहाँ लिखा है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर मिलेगा आपको, पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखा है पेज नंबर 36 पे। इसके 2 पार्ट हैं, 10-10 नंबर के दोनों पार्ट हैं। तो सबसे पहले जो मैंने नोटिस किया इसमें वो ये किया कि इन्होंने सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया, ठीक है। कोई भी टेबुलर फॉर्म नहीं थी। मैं चाहता था कि यहाँ पर सिंपली ये एक क्या करते कि एक लाइन ड्रॉ कर देते इस तरह से। क्या होता है कि आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अगर अच्छा है तो वहाँ माइंड सेट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है जो आपके कॉपी चेक कर रहे हैं उनकी। तो आपको इस तरह से एक टेबल फॉर्म में ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट रॉन्ग किए हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपकी जो टेंशन होती है कि क्या स्टेप मार्किंग होती है, तो आप देख सकते हैं कि जो भी इन्होंने ट्रीटमेंट सही किया है यहाँ पर, तो इनका मार्क्स इनको मिले हैं, और जो ये गलत किया है इसका मार्क्स नहीं मिला है। तो बेफिक्र रहें आप, आपके जो सॉल्यूशन है उसको पार्ट में डिवाइड करें। आपको जो भी बेस्ट सॉल्यूशन आता है वो आप लिखें, हर पार्ट का बेस्ट सॉल्यूशन लिखें, हर पॉइंट का बेस्ट सॉल्यूशन लिखें, आपको स्टेप मार्किंग में नंबर मिलके चलेंगे। तो इन्होंने पूरे क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग इनको मिली है, पर गलती क्या हुई है यहाँ पे, वर्किंग नोट्स। तो सर आपको जो भी पॉइंट आप लिख रहे हैं उसका डिटेल्ड वर्किंग नोट में आपको दिखाना पड़ेगा कि किस प्रोविज़न के बेसिस पे, किस फैक्ट के बेसिस पे, किस केस स्टडी के बेसिस पे आप ये लिख रहे हैं। तो अगर आपने वो नहीं लिखा है तो आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इनकी जो वर्किंग नोट्स है वो बहुत ही वीक लगी मुझे इस क्वेश्चन के आंसर में, और इन्हें मिले हैं सिर्फ 4 मार्क्स, जो कि 10 मार्क्स का था, और उसमें मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने सब कुछ लिखा, इन्होंने पूरा कैलकुलेशन की, पूरा इन्होंने दिखाया किस तरह से ट्रीटमेंट होना है, लेकिन जो ये पार्ट था यहाँ हो गया पेन, यहाँ मिले सिर्फ इन्हें आधा मार्क्स। वर्किंग नोट्स के मार्क्स आपके इक्वलेंट मार्क्स होते हैं आपके ट्रीटमेंट के। तो प्लीज़ वर्किंग नोट पे बहुत फोकस करें, डिटेल वर्किंग नोट लिखें। आप अगर नहीं लिख सकते बहुत ज़्यादा डिटेल ड्यू टू टाइम कंसर्न, तो आप कम से कम 2-2 लाइन में आपके जो प्रोविज़न है स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करें। लेकिन ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपका वर्किंग नोट होना चाहिए। आप वर्किंग नोट का नंबर ऊपर मेंशन करेंगे आपके ट्रीटमेंट के आगे, लाइक इफ़ यू आर गिविंग दिस ट्रीटमेंट, तो आप यहाँ मेंशन करेंगे वर्किंग नोट नंबर 5। इस तरह से जो भी वर्किंग नोट है रेलेवेंट उसके आगे आप मेंशन करके चलेंगे, और फिर आप अपना वर्किंग नोट नीचे दिखा के चलेंगे। ये दूसरा पार्ट है 1 का बी। इसमें मिले हैं इन्हें 6 मार्क्स, ये था 10 मार्क्स का। तो इसमें आपसे जो गलती हुई है वो यही वापस रिपीट में करूँगा कि वर्किंग नोट्स मुझे थोड़े से कम लगे इस क्वेश्चन में भी। बाकी आपने कैलकुलेशंस दिखाई, सब कुछ दिखाया। आप वर्किंग नोट पूरा प्रॉपर दिखा के चलेंगे, टेबुलर फॉर्म में अपनी कॉपी को प्रेजेंट करेंगे, और अपना कंक्लूज़न है वो वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इन्होंने पूरी दिखा के चली है कि किस तरह से जो आपका ट्रीटमेंट है वो होना है, लेकिन जो इनका वर्किंग नोट था वो प्रॉपर नहीं था। वे ऑफ प्रेजेंटेशन यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपको वर्किंग नोट वाली फीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन ख़त्म करेंगे आप प्रैक्टिकल, उसके नीचे पूरा वर्किंग नोट आप लिखेंगे। जैसे कि आपने यहाँ ख़त्म किया प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, तो यहाँ आप लिखेंगे वर्किंग नोट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप लिख के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो हम देखते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, जिनमें इनमें मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 7.5 मार्क्स, जो कि इनकी कॉपी के सबसे कम मार्क्स हैं। ये जो होता है 16 मार्क का क्वेश्चन होता है आपका, उसमें मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 7.5 मार्क्स। ये फुल फ्लैश क्वेश्चन होता है पीजीबीपी का। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें नोटिस करने वाली है जो हम देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि ये क्वेश्चन जो होते हैं ना आपके, ये आपके प्रैक्टिस मैनुअल के जो क्वेश्चंस हैं पीजीबीपी से, उसमें से ही आपको मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको कभी कभी तो ऐसा होगा कि आपको सारे ट्रीटमेंट आपके देखे हुए होंगे कॉपी के, जो आपके प्रैक्टिस मैनुअल है उसके क्वेश्चन के। तो आप ज़रूर से प्रैक्टिस मैनुअल के सारे क्वेश्चन करें। आपको अधिकतर
आपको 75% से ज़्यादा जो ट्रीटमेंट है वो आपको प्रैक्टिस मैनुअल के जो क्वेश्चन है उसका सिमुलेट करते हुए मिल जाएंगे। तो इस बार का जो मई 17 का क्वेश्चन था वो भी प्रैक्टिस मैनुअल में ही से ही आया था। उसमें कुछ 2 या 3 ट्रीटमेंट इन्होंने चेंज किए थे जो कि बेसिस पे थे अमेंडमेंट के बेसिस पे इन्होंने 2 या 3 जो ट्रीटमेंट थे वो चेंज किए थे। बाकी जो पूरा क्वेश्चन था वो आपका प्रैक्टिस मैनुअल के सोल्यूशन के बेसिस पे ही था। तो आप पूरे प्रैक्टिस मैनुअल को अच्छी तरह से करेंगे, उसके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो ये जो इस क्वेश्चन होता है बहुत ही स्पेसिफिक होता है, आपके हर बार एग्जाम में आएगा। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है हम इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं पर्सनली अप्रोच रखता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की, आप क्या कीजिए, आप एक टेबल बना लीजिए। 2 पेज की एक टेबल आपकी बनेगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रीटमेंट होते हैं। और उस टेबल में आप हर एक ट्रीटमेंट को लिख लीजिए पर्टिकुलर वाइज। आपके जितने भी ट्रीटमेंट आपके क्वेश्चन में लिखे गए हैं आप पर्टिकुलर उनका लिख लीजिए। आप सॉल्यूशन मत प्रोवाइड कराइए, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर आप लिख लीजिए कि ये पर्टिकुलर कहाँ आना है, कैसे आना है। आप जो भी रेस्पेक्टिव अमाउंट है आप वो लिखिए। उसके बाद में आपको करना क्या है कि उस पर्टिकुलर जो आपका हेड है उसका ट्रीटमेंट क्या होना है वो आप ट्रीटमेंट वहाँ इफेक्ट कीजिए उसका। और उसके बाद में वर्किंग नोट नंबर आप लिखते चले जाइए, और नीचे उसका डिटेल्ड वर्किंग नोट जितना आप लिखेंगे उतना बेटर होगा। क्योंकि 16 मार्क्स में से 8 मार्क्स होते हैं आपके पॉइंट्स के ऊपर, 8 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स तक होते हैं आपके पॉइंट्स के ऊपर जो आपने ट्रीटमेंट दिखाया है उसके ऊपर। और 6 मार्क्स होते हैं, 6 से 8 मार्क्स में कहूँगा, आपकी जो वर्किंग नोट दिखाएं उसके ऊपर। अगर आप मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन आपने जो ट्रीटमेंट है वो गलत कर दिया है, लेकिन आपने जो प्रोविज़न लिखा है, लाइक कोई भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे कि हम पैरा ट्रीटमेंट लेते हैं 1 टाइम लाइसेंस फीस के ऊपर, अगर आपने इसका सॉल्यूशन भी गलत कर दिया है कोई बात नहीं, आपको यहाँ ना मार्क्स नहीं मिलेंगे ऊपर ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे। लेकिन अगर आपने वर्किंग नोट में इसका जो रेलेवेंट प्रोविज़न है वो सही लिखा है तो आपको वहाँ मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमेशा इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, एक आपका ट्रीटमेंट, एक आपका सॉल्यूशन का वर्किंग नोट, ठीक है। तो उसमें आपको चांसेस हैं कि अगर जैसे आपको ट्रीटमेंट अच्छे से आता है तो आपका वर्किंग नोट भी अच्छे से आपको आता होगा, तो उस मार्क्स में आपको डबल मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे आपको वर्किंग नोट्स के पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपको सॉल्यूशन के ट्रीटमेंट के भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। और मान लीजिए आपने ट्रीटमेंट रॉन्ग कर दिया है, तो अगर आपने वर्किंग नोट सही किया है तो उसमें आपको मार्क्स मिल के चलेंगे। और आप कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन में कम से कम 12 to 13 मार्क्स आप स्कोर करें, क्योंकि ये काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इसका आपकी कॉपी के टोटल एग्रीगेट पे। क्योंकि 16 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन है और आप चाहें तो इसमें आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिए कि आपके बेस्ट पॉसिबल मैनर में अटैम्प्ट करें, टेबुलर फॉर्म में दिखाएं, वर्किंग नोट अलग से दिखाएं, और सॉल्यूशन का जो आंसर है ट्रीटमेंट वाइज देते चलें। जिस ट्रीटमेंट को आपको अच्छे से आता है उसको आप ट्रीटमेंट कर दें, वो नहीं आता है तो आप थोड़ा सा एक बार उसको हाईलाइट करके ब्लैंक छोड़ दें, और जब आपके वर्किंग नोट कंप्लीट हो जाए तो उसको इफेक्ट देना स्टार्ट करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपका पूरा स्ट्रक्चर ठीक हो, पूरा ट्रीटमेंट ठीक हो, आपका हो सकता है कि नीचे जाके कैलकुलेशंस गलत हो गई हो। लेकिन अगर आपका ट्रीटमेंट वाइज ट्रीटमेंट आपकी चेकिंग होती है और उसमें आपको ट्रीटमेंट वाइज ट्रीटमेंट आपको नंबर मिलेंगे, लाइक यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर स्टेप मार्किंग होके चली है। तो इस क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करने का जो तरीका है वो इसी तरह रहने वाला है कि आपको ट्रीटमेंट वाइज ट्रीटमेंट आपको देना है इफेक्ट, और आपको नीचे वर्किंग नोट का बहुत ध्यान रखना है। सर मैं आपको कलेक्टिवली टेक्स्ट के पेपर में 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको पूरे पेपर में ध्यान रखना है, ठीक है। ये टेक्स्ट का पेपर नहीं, कोई भी पेपर हो, जैसे लाइक लॉ का पेपर, आईडीटी का पेपर, तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो पहली चीज़ कि आपको शुरुआत ऐसे क्वेश्चन से करनी है, ये कोई भी पेपर हो उसमें आपके काम आने वाला है। आपको शुरुआत ऐसे क्वेश्चन से करनी है जिसके सारे पार्ट का आपको आंसर आता हो, ठीक है, और जिसका आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं हो आंसर में, आपको उसी क्वेश्चन के आंसर से शुरुआत करनी है। दूसरा, आप वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखें। अगर आप लॉ या फिर कोई भी जैसे कि आप लॉ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आईडीटी का, डीटी का, तो आप उसमें एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट है, लाइक पहले प्रोविज़न, कंटेंट की समरी, क्वेश्चन की समरी, फिर कंक्लूज़न। तो उस तरह से चलेंगे आप तो बेटर होगा, आपको आंसर लिखने में भी मदद मिलेगी और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तीसरी चीज़, जो आपको टेबुलर फॉर्म जहाँ जहाँ यूज़ कर सकते हो आपको टेबुलर फॉर्म यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी कॉपी है उसमें आंसर आपका ठीक ठीक नज़र आता है, और उसमें आपको चांसेस रहते हैं कि आपका जो माइंडसेट होगा, आपकी जो कॉपी चेक करने वाले चेकर का, वो माइंडसेट आपकी तरफ बहुत अच्छा हो जाता है। साफ साफ कॉपी लगती है, आपको भी कन्फ्यूज़न नहीं होता है, गलतियों के चांस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। आपकी जो कैलकुलेशन एरर है वो भी बहुत कम हो जाती है अगर आपको साफ साफ और टेबुलर फॉर्म में आपने आंसर लिखा हुआ है तो। अगली चीज़, अगर आप लॉ का, डीटी, आईडीटी
इस तरह का कुछ एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वर्किंग नोट बहुत मस्ट है। आपका कुछ भी आपने ट्रीटमेंट किया हो, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपका 100% सही हो, अगर आप वर्किंग नोट नहीं लिख के आए हैं, अगर आप रेलेवेंट प्रोविज़न नहीं लिख के आए हैं, तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं पूरे। तो आपको हमेशा ध्यान रखें कि आप वर्किंग नोट पूरा प्रॉपर लिखें। आपका ट्रीटमेंट गलत भी हो जाता है तो आपके वर्किंग नोट अगर सही हैं तो आपको उस केस में अच्छे मार्क्स मिलने के चांस पूरे पूरे रहते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन का पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको 15 मिनट है जो आपको वो वेस्ट नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट है। बहुत अच्छे से पेपर पढ़िए, अपने डिसाइड कीजिए कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, किस तरह से अप्रोच करना है, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करेंगे, सबसे बाद में कौन सा क्वेश्चन करेंगे। ये सारा आप 15 मिनट के अंदर डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि आपको पेपर के जो 15 मिनट हैं वही आपके अगले 3 घंटे में आप क्या करने वाले हैं बहुत कुछ डिपेंड करेगा उन 15 मिनट के ऊपर। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो में जो की हाईलाइट मैंने बताई है क्या आपके हेल्प आई हैं, क्या आपकी मदद उनसे होगी, क्या आपको अच्छे लगी हैं, या फिर कोई भी अगर मैंने पॉइंट छोड़ा है तो प्लीज़ उसको आप मेंशन कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग आपके कमेंट को पढ़ पाएँ और वो लोग भी आपके कमेंट से सीख पाएँ। और अगली चीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपके पास आते रहते हैं। काफ़ी सारे मोटिवेशनल वीडियो, काफ़ी सारे लेक्चर्स, काफ़ी सारी टेक्निक, काफ़ी सारी ट्रिक्स, काफ़ी सारी मेमोरी टेक्निक्स मैं आपको डालता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पे देखेंगे और वीडियोस को तो आप पाएंगे कि बहुत काफ़ी काम की वीडियो मैंने आपके लिए डाले हुए हैं, तो आप उसको देखिए। जीएसटी से रिलेटेड भी वीडियो हैं तो आप उसको भी देखिए। इसका की कॉपी का रिव्यू है तो आप उसको प्लीज़ ज़रूर देखिए। इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, बाय।